Bismillahirrahmanirrahim. We are about to start our the third lecture, which is topic number 3, electronic configuration. But before starting the electronic configuration, हम लोग पहले जो कल और परसों वाला हमारा टॉपिक था उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल. And this is that what is the summary of the differences between the two theories? दो atomic main एटॉमिक मॉडल की जो दो थेरीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, किस किस पॉइंट पे दोनों आपस में डिफरेंट हो रही थी, वो 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखने होते हैं अगर ये शॉर्ट या लॉन्ग आ जाए. तो पॉइंट नंबर 1, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो हमने अपने फर्स्ट टॉपिक नंबर 1 में हमने किया था वो क्या था कि ये बेस करती है क्लासिकल थेरी के ऊपर. क्लासिकल थेरी हमारे पास क्या थी? क्लासिकल थेरी के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन कोई चार्ज रखता है तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी पास करता रहेगा. जैसे जैसे वो एनर्जी रिलीज करता रहेगा एक पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा. ये थी क्लासिकल थ्योरी. और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मॉडल है एटम का, वो डिपेंड करता है क्लासिकल थ्योरी के ऊपर. यही इसका डिफेक्ट था. तो इसके रिप्लेसमेंट में बोहर एटॉमिक मॉडल जो कल का आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 जो आपको एक्सप्लेन किया गया था, उसके अकॉर्डिंग बोहर एटॉमिक मॉडल डिपेंड करती थी क्वांटम थ्योरी के ऊपर. क्वांटम थ्योरी क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है यानी फिक्स्ड है, वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज या गेन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्लासिकल थ्योरी को इस पॉइंट पे आके रिजेक्ट कर दिया गया था. पॉइंट नंबर 2 of the Rutherford atomic model was the electron revolve around the nucleus. क्या पॉइंट था? इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही मूव करेगा, बट जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट लेक्चर में आपको एक डायग्राम दिखाई गई थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और एक पॉइंट है कि वो अंदर आके कोलैप्स कर गया, गिर गया है. अब इसके रिप्लेस में क्या आया था बोहर एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जरूर करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट इट रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट. एक ऑर्बिट एक सर्कल के अंदर घूमता रहता है और वो क्या है? फिक्स्ड एनर्जी का ऑर्बिट है. Now, the next point was can nucleus, no idea about the orbit was introduced in the Rutherford atomic model. Rutherford atomic model के अंदर orbit का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया था. क्या कॉन्सेप्ट था? कि कॉन्टिन्यूसली वो मूव करता है और एक पॉइंट आता है कि वो इसके अंदर आके गिर जाता है. तो ऑर्बिट का तो कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में. बट जो बोहर एटॉमिक मॉडल था उसमें सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया गया था. ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया गया था और कहा गया था कि इसका कुछ स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होगा जिसकी वजह से हर एक ऑर्बिट दूसरे से मुख्तलिफ है. पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, 3 स्टेज के 3 से 4 5 आगे फर्दर डिफरेंट स्टेजेस के ऑर्बिट हैं. हर ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ही सर्वाइव करेगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एटम शुड प्रोड्यूस द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. क्या हमने किया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो जो कॉन्टिन्यूस कलर वाला स्पेक्ट्रम आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया गया था वैसा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन असल में किस तरह का गया था? लाइन. तो बोहर एटॉमिक थ्योरी ने इस चीज को सपोर्ट किया था कि हाँ एटम जो है वो ऑन टेस्टिंग लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है. लास्ट पॉइंट क्या था? कि एटम शुड कोलैप्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 एंड द पॉइंट 2 ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, एटम शुड कोलैप्स. एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए. लेकिन बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम शुड एग्जिस्ट. एटम को कोलैप्स नहीं करना चाहिए, एटम को एग्जिस्ट करना चाहिए, एटम को सस्टेन करना चाहिए, एटम को अपनी स्पेसिफिक एनर्जी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए. ये हमारा मेन डिफरेंस था किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक और बोहर एटॉमिक थ्योरी का. अब इधर मैं एक पोल जनरेट कर रही हूँ.
को करने के लिए आपके पास टोटल 30 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल थ्योरी पे डिपेंड करता है या क्वांटम थ्योरी के ऊपर? ऑप्शन नंबर 2 इज द क्वांटम थ्योरी। किस थ्योरी के ऊपर बोहर एटॉमिक मॉडल डिपेंड करता है? ऑन द क्लासिकल थ्योरी और ऑन द क्वांटम थ्योरी? Okay, now I'm ending the poll and the correct answer is क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बोहर एटॉमिक थ्योरी या बोहर एटॉमिक मॉडल। फर्दर अब आज हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करें, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? So electronic configuration, let us first understand the concept of the shell and subshell. Electronic configuration लिखनी कैसे है, electronic configuration है क्या, लेकिन इन दो सवालों से पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अबाउट द शेल एंड द सबशेल। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ द टाइनी न्यूक्लियस लाइंग इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। एक छोटा सा टाइनी न्यूक्लियस है सेंटर में और उसके इर्द गिर्द कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. So the electrons revolve around the nucleus in the different energy levels or the shells according to their respective energies. पोटेंशियल एनर्जी, अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कस नहीं कर रहे इस टाइम पे, हम सब कुछ बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि क्वांटम के ऊपर बेस करी थी उस पे डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बोहर को हल्का सा रिवाइज करवा लिया गया। क्या था बोहर एटॉमिक मॉडल का? कि उसके इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट्स मौजूद हैं जिनकी फिक्स्ड एनर्जी है। यही बात इधर की गई है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डिफरेंट एनर्जी शेल्स में। हो सकता है इलेक्ट्रॉन नंबर 1 फर्स्ट एनर्जी शेल में हो तो इलेक्ट्रॉन नंबर 10 लास्ट एनर्जी शेल या ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा हो। वो जो लेवल, वो जो सर्कल, वो जो बाउंड्री बना दी गई है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसको इस टाइम पे हम शेल का नाम दे रहे हैं। अपनी रिस्पेक्टिव एनर्जीज, पोटेंशियल हो काइनेटिक हो, उस पर डिपेंड करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन shall be discussed in the higher classes and the energy levels are represented by the n value 1 2 3 and so on. क्या वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में या हायर क्लासेस में क्लियर जरूर की जाएगी, लेकिन इस टाइम पे जो एनर्जी लेवल्स की बात हम कर रहे हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन नंबर से। अगर हमें नहीं पता तो हम एन कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एन नंबर ऑफ शेल्स मौजूद हैं इस एटम के अंदर। जो शेल, जो लाइन, जो बाउंड्री, जो सर्कल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा करीब होगा उसे हम शेल नंबर 1, जो उससे ऊपर होगा उसे शेल नंबर 2 एंड सो ऑन 3 4 5 का नाम दे देते हैं। इसको फर्दर आपको डायग्राम से अभी एक्सप्लेन करते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या हैं? फर्स्ट एनर्जी लेवल इज द के शेल, और ये कहाँ पर है? ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर का फर्स्ट सर्कल, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर का जो फर्स्ट सर्कल है उसे हम फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। इसका नाम हम लिखते हैं के शेल, उसे हम के शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल हैविंग लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, न्यूक्लियस से सबसे करीब वाला पहला शेल के शेल है और उसकी एनर्जी कितनी है? सबसे कम उसकी एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी है उसकी। उसके बाद सेकंड सर्कल, जो न्यूक्लियस से बिल्कुल फर्स्ट के बाद सेकंड सर्कल हमारे पास आएगा, उसे हम एल शेल का नाम दे रहे हैं और उसमें मोर एनर्जी होगी देन के शेल। के शेल यानी फर्स्ट शेल से ज्यादा एनर्जी होगी एल के पास। नाउ वी हैव थर्ड एनर्जी लेवल जिसको हम एम शेल कह रहे हैं। जाहिर है ये थर्ड सर्कल हमारे पास कंसिडर होगा और इसमें एल यानी सेकंड एनर्जी लेवल या सेकंड शेल से ज्यादा एनर्जी होगी। नाउ वी हैव फोर्थ एनर्जी लेवल विच इज एन शेल, इसमें मोर एनर्जी होगी देन
एम शेल, यानी थर्ड वाले से ज्यादा एनर्जी मौजूद होगी एन शेल के अंदर, जो कि फोर्थ एनर्जी लेवल है। शेल शेल तो हम कर रहे हैं, बट व्हाट इज शेल? शेल है क्या? आपकी एनर्जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डेफिनेशन आ रही है। इन सिंपल वर्ड्स, द शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। शेल्स कैन रिप्रेजेंट बाय द सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल्स को हम सिंपली शेल कह देते हैं, और शेल वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। दे कैन काउंटेड एज द सेंटर आउटवर्ड्स, यानी सेंटर से शुरू करना है और फिर बाहर की तरफ जाना है। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर वाला शेल, उससे बाहर, उससे बाहर और उससे बाहर। सो 1 2 3 एंड 4, इस सीक्वेंस से हम जाएंगे। The number of electron a shell can accommodate is given by 2n square formula. Now what is subshell? Subshell क्या है? Shell तो clear हो गया हमें। Now what is subshell? Subshell क्या है? A shell is also consist of subshells. अब एक जो हमारे पास एक शेल, एक लाइन बनी हुई है हमारे पास, एक सर्कल जो बना हुआ है, वो सिर्फ एक सर्कल नहीं है। उस सर्कल के अंदर फर्दर और सब शेल्स मौजूद होंगे, फर्दर और सर्कल्स मौजूद होंगे जो हमें इस तरह से नहीं पता चलते। तो मेन शेल कौन से हो गए? के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन। अब कैपिटल के जो पहला शेल है उसके अंदर और फर्दर स्मॉल सर्कल्स मौजूद होंगे, जिन्हें अब हम आगे पढ़ने लगे। अ नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू। जो मेन बड़े शेल की वैल्यू होगी, एन वैल्यू जो होगी, उतने ही सब शेल उसके अंदर मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या कहा था? पिछली स्लाइड को एक दफा देखते हैं हम। हमने कहा था कि के शेल मौजूद है हमारे पास। के शेल क्या एन वैल्यू थी उसकी? 1, पहला शेल था। तो इसका मतलब उसके अंदर सब शेल कितने मौजूद होंगे? 1, एक सब शेल मौजूद होगा। पर कौन सा वाला मौजूद होगा? ईच सब शेल इज रिप्रेजेंटेड एज एस, पी, डी एंड एफ। स्मॉल एस, पी, डी एंड एफ। तो अब हमने क्या बात की कि जो के शेल मौजूद है हमारे पास, के शेल जो हमारे पास मौजूद है, उसकी एन वैल्यू क्या है बेटे? 1 है उसकी एन वैल्यू। एल की क्या है? 2 है। एम की क्या है? 3 है। एन की क्या है? 4 है। अब देखते जाएं सब शेल। एन वैल्यू 1, शेल इज कैपिटल के, तो सब शेल क्या होगा उसमें? स्मॉल एस। क्योंकि एन वैल्यू 1 है, तो सब शेल क्या होगा? स्मॉल एस। पहला सब शेल जो कि स्मॉल एस है वो आएगा। अब शेल क्या है? एल। एन वैल्यू क्या है? 2, तो उसमें सब शेल बच्चे क्या आएगा? स्मॉल एस एंड स्मॉल पी। दो 2 एन वैल्यू है तो 2 सब शेल आ जाएंगे। एम, शेल नंबर एम, उसका एन वैल्यू क्या है? 3। इसका मतलब उसमें 3 सब शेल आने चाहिए, विच इज एस, पी, डी। 3 है। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी। शेल नंबर एन, फोर्थ शेल, एन वैल्यू 4। 4 होने चाहिए, एस, पी, डी एंड एफ। स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ। यहाँ पे ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को बनाएं, इसको रोज एक दफा रिवाइज करें। क्या है? एन वैल्यू 1, शेल के, तो सब शेल क्या? एक आएगा तो एस आएगा। जहां पे 2 सब शेल है वहां एस और पी आएंगे। जहां पे 3 सब शेल है वहां पे एस, पी और डी आएंगे। जहां 4 सब शेल है वहां पे एस, पी, डी और एफ आएगा। नाउ आई एम जनरेटिंग अ पोल and you have to answer. जी बच्चे, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोल आ रहा है कि इन एम शेल हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट। कितने सब शेल्स मौजूद हैं एम शेल के अंदर? ऑप्शन नंबर 1 इज 3, ऑप्शन नंबर 2 इज 4।
एम शेल जो हमारा तीसरा शेल है, KLMN में से तीसरा शेल है जिसका एन वैल्यू 3 है, उसमें कितने सब शेल मौजूद हैं? क्या 4 सब शेल मौजूद हैं या 3? यू हैव टू आंसर इन 30 सेकेंड्स. आई एम एंडिंग द पोल. सो द आंसर इज 3 क्योंकि उसकी एन वैल्यू 3 है. Okay, now I'm moving towards the next slide, which is the electronic configuration of the first 18 elements. First 18 periodic table के पहले 18 elements की electronic configuration is very important. The distribution of electrons around the nucleus in the various shells and subshell, according to their increasing energy, is called electronic configuration. Now, this is the answer. These three lines are the answer of your term electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration बच्चे क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइड होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन या अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स. न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मौजूद शेल हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मौजूद सब शेल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना अपनी एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग, अपने इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चे शेल KLMN हमारे पास मौजूद हैं और अब हमें ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि अगर शेल K है तो उसकी N वैल्यू 1 है और उसके सब शेल S है. सब शेल S है, शेल K है तो N वैल्यू 1 है. तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्यूपाई होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आके एक शेल के अंदर रह सकते हैं, ये चीज अब हम इस टेबल से क्लियर करेंगे. शेल नंबर 1 जिसकी एन वैल्यू 1 थी उसका नाम के शेल था, उसके अंदर एक सब शेल मौजूद था विच इज एस. कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं? उनका नंबर है 2. एस सब शेल या के शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी भी अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं. तो हम कह देते हैं कि जो एस की वैल्यू है वो 2 है. ठीक है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. इसी तरह से अगर हम एल देखें, एल जिसकी वैल्यू 2 थी, जिसके अंदर एस और पी मौजूद थे, वो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है. 8 कैसे करेगा? अब अगर हम पिछली स्लाइड के ऊपर जाएं और देखें तो हमने कहा था कि एल शेल में एक एस और एक पी मौजूद है. ऐसी बात थी, एक एस और एक पी मौजूद था. एक एस और एक पी मौजूद था, यही था. अब इस एक एस और एक पी से हमें ये तो चीज क्लियर है कि एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जाने, तो हम एस को तो 2 कंसिडर कर लेते हैं. तो हमने जो कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होने हैं, अकोमोडेट होने हैं एल में, उनमें से उन टोटल 8 में से 2 तो एस के पास चले गए, तो पी की वैल्यू पीछे क्या बची? 8 माइनस 2 6. ठीक है, तो एस की वैल्यू जब 2 कंसिडर करते हैं तो हम पी की वैल्यू 6 कंसिडर कर लेते हैं. इसी तरह से एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है. इन 18 में से पहले एस की वैल्यू निकालें विच इज 2. कितने बचे हमारे पास? 16. 16 में से अब 6 वैल्यू पी की निकालना है तो कितने बचा? 10. पीछे जाएं. एम में 3 सबशेल थे. सबशेल नंबर एस विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी विल टेक 6 electrons, D will take
10 इलेक्ट्रॉन टोटल करें, 10 प्लस 6 प्लस 2 18। एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर रहा है? 18। सेम गोज विद एन, एन 32, 32 में से 2 इसे दें, 6 पी को दें, 10 किसको देने हम लोगों ने? 10 10 हम दे देंगे डी को। तो एफ के पास कितने बच्चे? 14, 14 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6 करें 32। तो एन शेल कितने अकोमोडेट कर सकता है? 32 अकोमोडेट कर सकता है। इसी तरह से ये एक हाईलाइटेड स्लाइड है आपके पास, एस सब शेल कैन अकोमोडेट। अब कंफ्यूज नहीं होना हमने। के एल एम एन की क्या सी वो मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ। के 2 कर सकता है, एल 8 कर सकता है, एम 18 और एन 32। अब के एल एम एन के अंदर मौजूद सब शेल एस पी डी एफ कितने कितने कर सकते हैं? एस कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी कर सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी विल अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दिस इज योर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स हैं ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बच्चे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वी हैव हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। सिंबल देखें, हाइड्रोजन का कैपिटल एच, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी कैसे? उसके लिए आपकी स्क्रीन पे ये एक पिक्चर आ रही है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1s, ठीक है। सबसे पहले टॉप पे लिख लें 1s, फिर लिख लें 2s। लेकिन जैसे जैसे आपने नीचे जाता जाना है, आपने शेल्स सब शेल्स बढ़ाते जाने, ये शर्त है। सबसे पहले हमने लिख लिया 1s। नाउ जो सेकंड रो है आपकी उसमें लिखें 2s एंड 2p, दिस 2s एंड दिस 2p। उसके बाद थर्ड रो में लिखें 3s, 3p, 3d। थर्ड रो है तो थर्ड नंबर, देन 4s, 4p, 4d, 4f। f से तो आगे हमने पढ़ा ही नहीं, क्या करेंगे? 4 पे रुक जाएं, f पे रुक जाएं। आगे 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f। ये लिखना सीख लें। अब ये तो आराम से बन जाएगा हमारा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। अब हमने बोलना या लिखना कैसे? जब हम ये कर लेंगे तो सबसे पहले बेसिक शेप बना रही हूं मैं। सबसे नंबर 1 हमारे पास आएगा ये 1s, लिखना ही ऐसे 1s। देन ये जो एरोज आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इनको फॉलो करना है हमने। 1s, देन 2s, 2s लिखने के बाद हम आएंगे 2p, यानी 1s, देन 2s, देन 2p, देन 3s। 3s के बाद 3s के बाद हम लिखेंगे 3p। 3p के बाद असल में 3d आना चाहिए, पर 3d नहीं आएगा। 1s, 2s, 2p, 3s। 3p के बाद एरो देखें किसको फॉलो कर रहा है? 4s को। तो 3 के p के बाद पहले 4s आएगा, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद एरो देखें किसको फॉलो कर रहे हैं? 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद एरो देखें 5d को फॉलो कर रहा है और फिर 6p को कर रहा है। 6p के बाद नेक्स्ट एरो में सबसे पहले 5f है, 5f आएगा, फिर 6d आएगा, एट द एंड हमारे पास 6f आ जाएगा। ये हमारी लिखने का स्टाइल है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 5f, 6d, 6s। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का स्टाइल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन है, हमने देख लिया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज 1। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस में आएगा? सबसे पहला क्या था हमारा? 1s। 1s हमने कहा था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पर इधर हमारे पास 1 है, तो हम इसको कह देंगे 1s1। ये देखें, 1s1। 1s1। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे मौजूद हैं? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम उसको 1s1 का नाम दे देते हैं। नाउ हीलियम हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? पहला वाला 1s, हमने कहा s में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो हम इसको कह देते हैं कि इसकी वैल्यू है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ये 1s2। नेक्स्ट, इसको मैं एक दफा फिर से रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4s, 5d, 6p, 5f, 6d, 6s। यही सीक्वेंस आपने ओवरऑल फॉलो करनी है, और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ। पेपर में आपको सिंबल, एलिमेंट, एलिमेंट का सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा। आपने सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यानी जो भी एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, सबसे पहले उससे 2 लेकर 1s में डाल देना है। फिर हमने 2s में, जाहिर 2 फर्क नहीं डाल रहा, सिर्फ s फर्क डाल रहा है। s में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2 उसमें चले जाएंगे। फिर अगर पीछे 6, 5, 4 कोई भी अमाउंट बचती है, वो हमने 2p के अंदर डाल देनी है, 2p के अंदर डाल देनी है। इस चीज को पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखें, थर्ड लिथियम, लिथियम थर्ड एटॉमिक नंबर 1s। देन हमारे पास क्या आना था? 2s। पहले 1s, देन 2s। वही 2s इधर लिखा गया है। अब 3 है, 3 में से 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो आप देख लें 2s1 के अंदर है। बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2। यही सीक्वेंस आपकी फर्दर चलेगी टिल नियॉन। आगे आपको आज आपके होमवर्क के लिए कुछ दे दिए जाएंगे, जिसको आपने फॉलो करना है। और अभी आपके टेस्ट में कुछ सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोहर, रदरफोर्ड की समरी, और शेल और सब शेल से रिलेटेड। उन्हें जल्दी जल्दी से आंसर करें, उन्हें देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट 5 मिनट्स में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस लेक्चर। अभी आपके पास 15 मिनट्स हैं, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताएं, हैंड रेस करें और मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ समझ नहीं आई है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। इसको लिखने का तरीका अगर आप कहते हैं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली रो में 1s लिखना है, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। देन एरो लगाएं, एरो टिल्टेड फॉर्म में लगाने, और उसके बाद जो सीक्वेंस हमने रखनी है वो एरो की बैक से स्टार्ट करनी है। सबसे पहले 1s है, फिर 2s है, 2p फॉलो कर रहा है 3s को, 3p फॉलो कर रहा है 4s को, 3d फॉलो कर रहा है 4p को, 5s को। इसी सीक्वेंस से हमने रखनी है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखें, s सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, p 6 इलेक्ट्रॉन लेता है, d 10 इलेक्ट्रॉन लेता है, और f 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। इधर हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। अपना क्लास वर्क और होमवर्क ध्यान से देख लें, आपका भी टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा।
उस टेस्ट को करें और अपने होमवर्क को ध्यान से देखें, क्या होमवर्क दिया गया है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसे करके अपलोड करना है। थैंक यू।